नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज हम शिक्षक भर्ती रीट के लिए प्रथम भाषा हिंदी शिक्षण हेतु एक छोटी सी वार्ता करने जा रहे हैं। आज का अपना वार्ता का प्रकरण रहेगा भाषा की शिक्षण विधियां। इससे पहले हम 2 वीडियो के माध्यम से कुछ विधियों पर चर्चा कर चुके हैं। आज उन्हीं पर और आगे चर्चा करने जा रहे हैं। अब प्रतिदिन आपके सामने एक वीडियो आता रहेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगें तो आप इनको लाइक ज़रूर किया करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी वीडियो बनाया जाए प्रतिदिन आपके पास पहुंच सके। आज की वीडियो में अंत में हमने पहले जो वीडियो बनाए हैं उनसे संबंधित 2-3 प्रश्न रहेंगे, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज का शिक्षण अब प्रारंभ होता है। भाषा की शिक्षण विधियां अब तक 5 पढ़ चुके थे। छठी शिक्षण विधि की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो छठी शिक्षण विधि प्रारंभ करने से पहले एक प्रश्न है आपके लिए, और प्रश्न है, निम्न में से किस विधि में शिक्षण के दौरान भाषा छात्र की होती है किंतु शैली अध्यापक की ही होती है? 4 विकल्प हैं: समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि, सैनिक विधि या अनुकरण विधि। तो इसका सही उत्तर होता है अनुकरण विधि। अब देखिए अनुकरण विधि क्या होती है, और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस विधि से किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, हम इसकी संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप बने रहें। अनुकरण विधि, अनुकरण का मतलब है जब छात्र अपने अध्यापक के द्वारा की गई गतिविधियों को ज्यों का त्यों दोहरान करने हेतु जो गतिविधियां करते हैं वह अनुकरण विधि में ही आती हैं, जो कि वाचन संबंधी भी हो सकती हैं, वह लेखन संबंधी भी हो सकती हैं। यानी हम वाचन और लेखन इन दोनों का विकास करने हेतु अनुकरण विधि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास 4 कौशल होते हैं भाषा सिखाने के: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जिसमें सुनना और पढ़ना सीखने के कौशल हैं, यानी स्वयं के लिए कौशल हैं, जबकि दूसरों के सामने अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए जो कौशल हम काम में लेते हैं वो हैं बोलना और लिखना। तो अनुकरण विधि में बोलना और लिखना इन दोनों कौशलों का विकास होता है। तो देखिए अनुकरण विधि, यह विधि करके सीखने पर बल देती है, यानी इस विधि में बालक खुद करके सीखता है। इस विधि में अध्यापक के द्वारा छात्रों के समक्ष एक रचना प्रस्तुत की जाती है, और उसी रचना के आधार पर एक अन्य मिलती जुलती रचना लेखन हेतु छात्रों को कहा जाता है। जब छात्र इस रचना को पढ़ते हैं तो हमारा पहला कौशल यानी पठन, देखिए श्रवण कौशल जब विद्यालय में बच्चा आता है उसी समय उसका विकास हो चुका होता है, वाचन का भी हो चुका होता है, पर उसमें हमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ जब हम बच्चे के सामने विषय वस्तु प्रस्तुत करते हैं तो उसमें हमारा पहला उद्देश्य होता है वह विषय वस्तु को जान पाए। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पूरा होता है जब छात्र उस विषय वस्तु को पढ़कर तैयार हो जाता है। फिर क्या होता है कि उस विषय वस्तु को आधार मानकर अपनी भाषा में उस विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है लिखकर। अब अध्यापक के द्वारा जो विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए? तो वह रचना
भाषा, शैली व प्रवाह की दृष्टि से त्रुटिहीन होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि ना तो उसमें भाषात्मक कोई भी प्रकार की त्रुटि हो, न शैलीगत त्रुटि हो और न ही प्रवाहगत त्रुटि हो। यदि इस प्रकार की त्रुटियां हम छोड़ देते हैं, यानी कि यदि इस प्रकार की त्रुटियां उस विषय वस्तु में हो, तो ये छात्रों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि त्रुटि से युक्त कोई भी तथ्य छात्रों के लिए हानिकारक ही होता है। जैसे कक्षा 8 में गत वर्ष एक प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न था रचना से संबंधित। लिखा हुआ था गाय पर निबंध लिखें। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सारे बालक इस बात को नहीं समझ पाए, क्योंकि हम कक्षा में कहते हैं श्याम पट पर अपना नाम लिखें, कॉपी पर नाम लिख कर लाएं, पुस्तक पर नाम लिखें, तो छात्र यही समझते हैं कि यहां यही बताया गया है कि गाय पर निबंध लिखें। तो कुछ छात्रों ने क्या किया कि गाय का चित्र बनाया और चित्र बना करके उस पर निबंध शब्द लिख दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि छात्रों ने त्रुटि की है। त्रुटि किससे हुई? अध्यापक से हुई। इसलिए भाषा, शैली और प्रवाह की दृष्टि से वह रचना त्रुटिहीन होना अत्यंत आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में भाषा सदैव छात्र की होती है, जबकि शैली अध्यापक की, क्योंकि छात्र अपनी भाषा का प्रयोग करता है और उसी शैली को अपनाता है जिस शैली में अध्यापक ने वह रचना लिखी है। प्राथमिक स्तर पर वाचन कौशल के लिए यह उपयोगी होती है। यानी प्राथमिक स्तर पर हम छात्रों के समक्ष सबसे ज्यादा यदि किसी तथ्य का ध्यान रखें तो वो होता है बातचीत का। जो वार्तालाप, जो बातचीत हम छात्रों के साथ करते हैं, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह हमारे लिए घातक हो सकता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मैंने कई साथियों के मुख से एक शब्द सुना था, वो ज्यादातर बोलते हैं आत्मविश्वास होना चाहिए। दोस्तों, ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्राथमिक स्तर पे सुना ही आत्मविश्वास है। वस्तुतः है उन्हें बोलना चाहिए था आत्मविश्वास, पर वो बोलते हैं आत्मविश्वास। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल का विकास नहीं हो पाया था, अतः वाचन कौशल का विकास नहीं हो पाएगा। बहुत बार आपने सुना होगा कुछ लोग लखनऊ को नखलऊ बोल देते हैं। ये भी त्रुटिपूर्ण और वाग व्यवहार का ही कारण है। तो प्राथमिक स्तर पर वाचन कौशल के लिए उपयोगी होती है, जबकि माध्यमिक व उच्च स्तर पर यह रचना कौशल हेतु उपयोगी होती है। यानी कि माध्यमिक और उच्च स्तर पे बालकों में श्रवण और वाचन का विकास हो चुका होता है, इसलिए उनके लिए यह रचना कौशल हेतु ही ज्यादा उपयोगी होती है। इसके प्रयोग के द्वारा छात्रों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि वर्तमान चल रहे आत्मनिर्भर भारत की तरफ अपना सारा कार्य करेगा, नहीं। भाषा में आत्मनिर्भर बनेगा। वह शुद्ध बोलना, शुद्ध सुनना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना, चारों कौशलों पर आत्मनिर्भर बन जाएगा। किंतु इसमें कमी यही है कि इस विधि के द्वारा छात्रों में स्वयं की कोई मूल शैली का विकास नहीं हो पाता। वह केवल और केवल अनुकरण द्वारा ही अपने विचारों को प्रकट कर पाता है, यानी खुद की उनकी शैली अच्छी नहीं हो पाती। अब इसके प्रकारों की यदि अपन बात करें तो इसके प्रकारों में पहला प्रकार है लिखित अनुकरण। लिखित अनुकरण का मतलब होता है कि अध्यापक जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, लिपि की बनावट लिखता है, उसका सीधा सीधा प्रभाव छात्रों पे पड़ता है। अध्यापक की लिखावट यदि अच्छी होती है तो आप मान के चलिए छात्र सुंदर लिखेंगे। और सुंदर लिखना एक प्रकार से अपने व्यक्तित्व का परिचायक होता है।
महात्मा गांधी ने कहा था, यदि हम लेखन में शुद्धता नहीं रखते हैं, सुंदर नहीं लिखते हैं, तो ये अपूर्ण शिक्षा का प्रकार होता है। यानी सुंदर लिखना, स्पष्ट लिखना, अच्छा लिखना अच्छी पढ़ाई का द्योतक होता है। वह शब्दों को लिखना सीखता है, सुंदर और स्पष्ट लिखना सीखता है और अध्यापक की शैली का अनुकरण करके श्रेष्ठ शैली में लिखना सीखता है। यहीं से हम बच्चों को अच्छे लेखक, गायकार, गीतकार बना सकते हैं। लेकिन हमें सुंदर ढंग से लिखना, अच्छी लिपि का प्रयोग करना और स्पष्ट बोलना सिखाना जरूरी होता है, और यह सिर्फ और सिर्फ अनुकरण विधि द्वारा ही संभव हो सकता है। उसके बाद करें तो दूसरा प्रकार होता है उच्चारण अनुकरण। उच्चारण अनुकरण छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, प्रार्थना सभा में जो समय होता है, बहुत से अध्यापकों का मानना है कि ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना सभा वह स्थल है जहां बच्चों में शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण करने की क्षमता का विकास किया जा सकता है। भाषा अध्यापकों के लिए तो मान के चलिए प्रार्थना सभा सबसे बड़ा स्थल है, क्योंकि हाव भाव के साथ अभिव्यक्ति करना प्रार्थना स्थल पे ही सीखा जा सकता है, और इससे भाषा पर छात्र का अधिक से अधिक अधिकार होता है। तो इसलिए उच्चारण अनुकरण छात्र तभी कर सकता है जब उसे अध्यापक के द्वारा कहे गए वक्तव्य अच्छे लगते हैं। इसलिए हमें भी छात्रों के समक्ष कहानियां, गायन या कोई भी दृष्टांत प्रस्तुत करें तो बहुत ही सहज भाषा में और सरल व स्पष्ट भाषा में करनी चाहिए। अब हम कुछ प्रश्नों की बात करें जो पिछले 2 वीडियो पर संबंधित हैं। आपके लिए 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न सुनिए, प्रत्यक्ष विधि का द्वितीय भाषा सिखाने का मुख्य सिद्धांत नहीं है। नंबर 1, बातचीत द्वारा सिखाना, मौखिक अभ्यास द्वारा सिखाना, व्याकरण द्वारा सिखाना या व्यावहारिक रूप से सिखाना। उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि कल का जो वीडियो रहेगा उसमें हम इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। दूसरा प्रश्न है, प्रत्यक्ष विधि से किस प्रणाली विधि के दोष स्वयं दूर हो जाते हैं? विकल्प हैं व्याकरण अनुवाद विधि, भाषा वैज्ञानिक विधि, सैनिक विधि या गठन विधि। इन 4 में से आपको सही उत्तर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में लिखना है। तीसरा प्रश्न, प्रत्यक्ष विधि से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? नंबर 1, इस विधि में व्याकरण सहायता का अभाव होता है। कथन नंबर 2, इस विधि में व्यावहारिकता पर बल दिया जाता है। इसके बाद है नंबर 3, इसमें अनुवाद का अभाव होता है। और नंबर 4, इसमें सैद्धांतिकता पर भी विशेष बल दिया जाता है। इसी के साथ ही आज की अपनी वार्ता समाप्त होती है। कल हमारी पुनः मुलाकात होगी अगली विधि के साथ, अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।